रुक करेंगे देहरादून का, जहां राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां जानकारियां ले रहे हैं अधिकारियों से। जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनकी जानकारियां ले रहे हैं और वर्चुअल माध्यम से तमाम जिलों के अधिकारी जुड़े हुए हैं और जानकारी साझा की जा रही है मुख्यमंत्री के साथ। तो देहरादून आपातकालीन परिचालन केंद्र में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, औचक निरीक्षण कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं भारी बारिश के चलते। जो मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, किस तरह से रिस्पांस किया जा रहा है स्थितियों का, उसकी जानकारी यहां पर ले रहे हैं अधिकारियों से। वर्चुअल माध्यम से अधिकारी जुड़े हुए हैं और ये मैप के जरिए जो है वो जानकारी दी जा रही है। लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान आज अपना चौथा स्थापना दिवस मना रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी शिरकत की, जहां सीएम ने चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले 10 डॉक्टरों को भी सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं दी गई हैं। सीएम ने कहा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी है, संस्थान अच्छे हाथों में होगा तो परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा। संस्थान की मेहनत से जनता को फायदा मिलता है। सीएम योगी ने कहा कि बिना जरूरत के दवा ना ही देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए सही खान पान और रहन सहन के लिए प्रेरित करना चाहिए। उससे मिलने वाले अपयश का भागीदार भी न केवल उससे जुड़े हुए लोग और संस्था, अभी तो विभाग के साथ साथ शासन भी अपयश के साथ बराबर का भागीदार बन जाता है। आम जनमानस के मन में एक पीड़ा झलकती है, संस्थान या किसी भी ऐसी संस्था के द्वारा जो सही दिशा में नहीं बढ़ती है, उसके माध्यम से जो पीड़ा उसे प्राप्त होती है, उसके कारण उसके द्वारा उस समय जिस प्रकार की टिप्पणी की जाती है वही अपयश है। और आज जब हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात करते हैं तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ी सिटी है। लगभग 70 लाख की आबादी अकेले लखनऊ में निवास करती है और जब हम आरएलएल की बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक गेटवे है। वहां की पूरी भीड़ पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमोत्तर बिहार या नेपाल, यहां की एक बड़ी आबादी अपने स्वास्थ्य की सुविधा के लिए लखनऊ पर निर्भर करती है, लखनऊ में आती है और लखनऊ में उनका सबसे पहले मुकाबला पड़ता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से। वे संस्थान में आते हैं और इस संस्थान से जो सुविधा उन्हें प्राप्त होती है उस प्रकार की उनकी सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी हम सबको सुनने को मिलती है। एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी, जब कोई उत्तर प्रदेश की आबादी के बारे में सुनता है, दुनिया का कोई व्यक्ति मिलता है, कोई राजनयिक मिलता है और जब उत्तर प्रदेश की आबादी के बारे में सुनता है तो वह स्वयं चौंक जाता है कि 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। तो फिर पूछता है कि क्या यह 25 करोड़ की आबादी का है राज्य या 25 लाख का? हम कहते हैं 25 लाख के तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो नगर निकाय हैं
उनकी आबादी 25 लाख है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है, तो वे चौंकते हैं आबादी को। लेकिन जहां ये हमारे लिए एक चुनौती होती है, लेकिन वही साथ ही साथ हमारे सामने यह एक अवसर भी होता है अपने लिए तमाम प्रकार के कार्यों को सेवा के साथ साथ अपने तमाम प्रकार के रिसर्च एक्टिविटी को भी बताने, देखने और स्टडी करने का भी एक माध्यम यह बन सकता है। और मैं अक्सर देखता हूं, मैंने जब आपकी वार्षिक प्रतिवेदन को यहाँ पर संस्थान के डायरेक्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा था, तो उन्होंने संस्थान के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत की थी और इसके बारे में ब्यौरा भी दिया गया कि संस्थान यूजी, पीजी और फिर सुपर स्पेशलिटी के तमाम विभागों का संचालन आज सफलतापूर्वक कर रहा है। संस्थान एक छोटे से हॉस्पिटल से पढ़कर के आज 1300-1400 बेड्स का एक बड़े संस्थान के रूप में आज विकसित होकर के उस प्रकार की सुविधाएं दे रहा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दिशा में भी संस्थान आगे बढ़ चुका है, उसके परिणाम भी सामने आ चुके हैं। ये सभी चीजें वे अपने प्रतिवेदन के साथ यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे थे, अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भी प्रस्तुत कर रहे थे कि संस्थान ने और क्या कुछ किया है और आगे की हमारी कार्य योजना क्या है। ये किसी भी संस्थान के द्वारा अपनी वार्षिक स्थापना दिवस के अवसर पर इस प्रकार का प्रतिवेदन देना स्वाभाविक होता है कि हम अपने को आकलन स्वयं कर सके और भविष्य की कार्य योजना को भी उसके लिए तैयार कर सके, भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके। और संस्थान ने उस कार्य योजना को यहाँ पर प्रस्तुत करते समय इन सब बातों को यहाँ पर उल्लेख भी किया कि हमें क्या क्या कुछ हमारे पास है, और उसी में ये भी आया था कि हमारे कितने स्टडी पेपर हैं, कितने पब्लिकेशंस हैं, कितने पेटेंट हमें प्राप्त हुए। अब रुक करेंगे कन्नौज से बड़ी खबर का, जहां भारी बारिश के चलते दीवार गिरने से हादसा हो गया है। ये बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं। भारी बारिश के चलते हादसा हुआ है, जहां दीवार गिर गई है। सड़क से जा रहे 2 राहगीरों पर ये दीवार गिरी है। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है और दूसरा घायल है। गंभीर हालत में घायल युवक को कानपुर रेफर किया गया है। तालग्राम थाना क्षेत्र के गदौरा गांव की एक घटना है, जहां पर भारी बारिश के चलते एक दीवार गिरने से हादसा हो गया। सड़क किनारे से गुजर रहे 2 राहगीरों पर ये दीवार गिर गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हुआ है और दूसरे घायल व्यक्ति की गंभीर हालत को देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये पूरा मामला तालग्राम थाना क्षेत्र के गदौरा गांव का है। कुशीनगर के विकासखंड स्तर के अधिकारियों का कारनामा एक बार फिर देखने को मिला है, जहां जिंदा व्यक्ति को कागजों में मृत दिखाया गया। आपको बता दें कि पेंशन के लिए 69 साल के बुजुर्ग जगदीश ने आवेदन किया था। आवेदन की स्थिति में मौके से जांच के दौरान अधिकारियों ने जगदीश को मरा हुआ दिखा दिया, जिसके बाद संपूर्ण समाधान दिवस में तहरीर लिखकर एसडीएम से बुजुर्ग ने मदद की गुहार लगाई है। जाने खातिर गई तो उनमें दिखाया गया कि जांच करने पर मृत्यु पाया गया। अभी आप तो और जिंदा वही ना बोल रहे हैं, नाम जगदीश गिरी है। आप जिंदा हैं? जिंदा है। कौन से महीने में आपको मृत दिखा दिया अधिकारी? 8वां महीना में 8 तारीख है। इसके पहले पेंशन मिलता था? हाँ, तब से कहीं पहले से कब से कटा गया पेंशन कार्ड भी। हम दिखवा लेंगे, दिखवा लेंगे। नहीं, आपने जो है जो आख्या प्रस्तुत किया होगा वो जांच के आधार पे ही किया होगा, और जांच में पाए होंगे कि जगदीश नाम है ना, कि जगदीश की मृत्यु हो गई। अब जगदीश जिंदा हो गया है, तो कहाँ गए थे? आसमान वगैरह में जांच करने गए थे क्या आप?
कैसी जांच, बिना जांच किए आपने रिपोर्ट लगा दिया? क्या फर्जी रिपोर्ट? देख लीजिए। कोई जवाब नहीं है आपके पास? तो जांच कर ली जाए, जांच होने के बाद ही देखा मिलने जाए। पे सर कार्रवाई होगी? हाँ, एकदम कार्रवाई होगी। अगर किया है तो पहले जांच हो, रिपोर्ट आ जाए मेरे पास, उसके बाद कार्रवाई होगी। अब बात करेंगे चंदौली से खबर की, जहां डीएम ने सकलडीहा तहसील में तैनात कानूनगो के खिलाफ काम में लापरवाही के चलते सख्त एक्शन लिया है। आपको बता दें कि डीएम ने मामले की जांच के लिए तहसीलदार को निर्देश दिए थे, जिसके बाद तहसीलदार ने जांच कर डीएम को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने कार्रवाई करते हुए सभी कानूनगो को सस्पेंड कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के बाद बनबसा बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर लखीमपुर खीरी में शारदा नदी उफान पर है। बाढ़ के आने वाले खतरे की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले ग्रामीण इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं नदी का पानी पलिया भीड़ स्टेट हाईवे तक पहुंच गया, जिसकी वजह से रोडवेज बस पानी के तेज बहाव में अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे होकर लटक गई, जिसके बाद प्रशासन ने हाईवे पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया। रायबरेली में शिक्षिका की हत्या की कोशिश के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट संख्या 1 के अपर सत्र न्यायाधीश कुशल पाल ने मामले में 3 लोगों को 5-5 साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 13-13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि 2008 को जान से मारने की नीयत से शिक्षिका पर हमला हुआ था, जिसे लेकर तत्कालीन शिक्षिका नीता सिंह ने मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था। जी, हमारे यहाँ एक मुकदमा जो है एक सहायक अध्यापिका थी श्रीमती नीता सिंह, इनके द्वारा 2008 में अपने ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक राममूर्ति सिंह, उनके लड़के राम प्रताप सिंह व शिक्षा मित्र देवेंद्र अवस्थी के खिलाफ पंजीकृत कराया गया था कि उन्होंने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया था। इसके संबंध में पुलिस ने विवेचना में सहयोग नहीं किया तो इन्होंने ट्रांसफर एप्लीकेशन डाली। विवेचना दूसरे थाना के विवेचनाधिकारी द्वारा करी गई। फिर उसमें चार्जशीट में सिर्फ राममूर्ति सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया, लेकिन बाद में गवाह के बयान के आधार पर, वादिनी मुकदमा नीता सिंह के बयान के आधार पर देवेंद्र अवस्थी और राम प्रताप सिंह को न्यायालय ने। यूपी सरकार के बुलडोजर का डर अब बदमाशों को नहीं डरा रहा है। ताजा मामला मऊ के कोपागंज थाना क्षेत्र का है, जहां बदमाशों ने पत्रकार के घर पर चढ़कर पहले गाड़ी तोड़ी और फिर बाहर निकलने पर पत्रकार पर हमला कर दिया। बताया गया कि वायरल रील की खबर चलाने पर पत्रकार को पहले धमकी दी गई और फिर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। टक्कर मारा गया, उसको गिरा दिया गया, जिसके बाद आवाज़ आई और हम घर से बाहर निकले तो देखा कि मेरी बाइक गिरी पड़ी है। तब तक गेट के बाहर से किसी व्यक्ति द्वारा जो है कि एक प्रहार किया गया। प्रहार करने के बाद वह हल्का चोट लगा। इसके बाद में घर के पीछे वाले दरवाजे से मैं भाग गया और भाग करके जा करके स्थानीय प्रशासन को हमने सूचना दी। इसके बाद स्थानीय प्रशासन जो है कि मौके पहुंची है और मौके पहुंचने के बाद हमें यहाँ भेजना। वो कौन था जिसने हमला किया? एक हमने उसके खिलाफ खबर चलाई थी, जिसका नाम नीरज यादव है, पुत्र अभी उसका नाम है ठीक है, हाँ, विक्रम यादव उसके पिताजी का नाम है और निवासी वो इंदारा हिपुरा का रहने वाला है। और उसके खिलाफ हमने एक खबर चलाई थी, यानी खिलाफ नहीं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, जिसको हमने अपने ट्विटर हैंडल से